अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज भारत में नया इतिहास रचा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई हिस्ट्री क्रिएट हुई है जब एक आदिवासी समाज की महिला भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत चुकी हैं और वो देश की 15वीं राष्ट्रपति हुई। अपने आप में ये एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि समाज के सबसे निचले पायदान की, वो भी आदिवासी समाज की महिला, और उसे भारत की राष्ट्रपति। ये अद्भुत है। और ये सब कब पॉसिबल है? डेमोक्रेसी में। इसलिए मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, किसी को कहीं से कहीं पहुँचा सकती है। हिंदुस्तान का बादशाह, सम्राट, राष्ट्रपति का पद अब द्रौपदी मुर्मू के पास है। यही खूबसूरती है लोकतंत्र की बहनों भाइयों, जो तमाम चीज़ों से परे भारत को दुनिया से बिल्कुल अलग स्थान रखती है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, आज एक नया इतिहास का सृजन हुआ है और ये इतिहास द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखा जाएगा। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, द्रौपदी मुर्मू का नाम विशेष तौर पर उल्लेखित होगा। समाज के एक वंचित वर्ग, एक आदिवासी वर्ग की महिला क्रांति, एक ऐसी महिला जो गांव के प्रधान बनने के बारे में न सोच सके, भारत की राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद, रायसीना हिल की रानी, भारत की बादशाह। डेमोक्रेसी में बादशाह वगैरह वर्ड नहीं होते, बट स्थितियां तो सामने है। यह इतिहास का सृजन हुआ है और यह कब संभव है? जब जनता के द्वारा जनता का राज हो और द्रौपदी मुर्मू उसी जनता की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आज भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। राष्ट्रपति, आदिवासी महिला। सोचिए संघर्ष, सोचिए कि सपने, सोचिए कि उम्मीदें। क्या कोई आदिवासी समाज की महिला सोच सकती है कि वो गांव की प्रधान बनेगी? द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बन गई। यह असीम गौरव का क्षण है भारत के लोकतंत्र के लिए। पार्टी की नीतियों से अलग, विचारधाराओं से अलग कौन किसका प्रत्याशी है, इस पे जाना ही नहीं चाहिए। राष्ट्रपति सबका होता है, एक आम आदमी का भी राष्ट्रपति, एक खास आदमी का राष्ट्रपति। हमारी देश की राजनीतिक व्यवस्था से एक अलग व्यक्तित्व का नाम है भारत का राष्ट्रपति। नाम ही दिया गया है राष्ट्रपति और उस पर आसीन होगी महिला, और वो भी किस समाज से? आदिवासी। सोचिए, यह खूबसूरती है भारत की डेमोक्रेसी की। आप भूल जाइए कि वो किसकी प्रत्याशी हैं, किस पार्टी ने इंडोर्स किया, किस पार्टी ने नहीं किया, किसने कैंडिडेट दिया, किसने नहीं। इससे बिल्कुल इतर। यह गौरव का क्षण है भारतीय समाज के लिए। अब द्रौपदी मुर्मू को वहां स्थापित करना और वहां साबित करना है कि उनका चयन बेहतरीन हुआ है और वो एक भारत की बेहतरीन राष्ट्रपति साबित होंगी। अब यह उनके लिए एग्जामिनेशन की घड़ी है अगला 5 साल। तो रामनाथ कोविंद से शुरू हुई यात्रा द्रौपदी मुर्मू तक पहुंची, समाज के वंचित वर्ग। अब इनको चाहिए कि अपने समाज के साथ साथ पूरे देश के अपलिफ्टमेंट पे काम करें, समाज को वो गौरव हासिल कराएं जिसके लिए समाज ने उनको वहां तक पहुंचाया है। यही तो ताकत है भारत के लोकतंत्र की, और यही ताकत है हमारे जनतंत्र की, यही ताकत है हमारी व्यवस्था की। हम राजनीतिक मतभेदों से अलग, भारत का राष्ट्रपति एक अलग कृतित्व, अलग व्यक्तित्व, अलग शान और अलग सम्मान का प्रतीक होता है। कभी भी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर भारत के राष्ट्रपति को नहीं देखा जाना चाहिए। बहनों भाइयों, बहुत ही पवित्र पद है ये। इस देश ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इस मिट्टी में सबका खून शामिल है। यही कारण है कि दुनिया में भारत की हस्ती नहीं मिटती है, क्योंकि हम वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। यही हमारी खूबसूरती है और यही भारत की ताकत है। एक ऐसा पद जहां हम राजनीतिक विभेदों को चयन के बाद भुला देते हैं, जिसका सम्मान सर्वोच्च, जिसकी बात सर्वोच्च, भारत का राष्ट्रपति। जब भारत में यह व्यवस्था हुई तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोई आदिवासी समाज की महिला
100 कमरों से ज़्यादा वाले मकान में जो भारत की शान समृद्धता का प्रतीक बनकर उभरा है, राष्ट्रपति भवन, वहाँ पहुँचेगी द्रौपदी मुर्मू पहुँची। और बहनों भाइयों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बहुत ही गर्व का क्षण है समाज के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए। अब बारी द्रौपदी मुर्मू की है कि अब वो अपने जीवन के और अपने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। अब वो पहला काम अपने समाज का अपलिफ्टमेंट, संविधान का पालन, सरकारों को धर्म, नीति, संविधान, इन सब की मर्यादा का पालन करने के लिए प्रेरित करना और इस देश में आम आदमी के लिए एक बेहतर जीवन देना, ये राष्ट्रपति की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र की असली ताकत है कि हिंदुस्तान की गद्दी पर एक आदिवासी महिला को बिठाया गया, जिस गद्दी के लिए न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी गईं, कितने पानीपत के संग्राम हुए। आज उस गद्दी पर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चयन करके एक आदिवासी समाज की महिला को बिठाया गया। बहनों भाइयों, यह अभूतपूर्व क्षण है। अब आप भूल जाइए कि वो किसकी प्रत्याशी थी, आप भूल जाइए कि वो किस विचारधारा से आई, आप भूल जाइए कि किसने उनको कैंडिडेचर, किस पार्टी ने इंडोर्स किया, किसने नहीं किया। अब वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति हैं, सम्मान और गौरव का प्रतीक है हमारे लिए, और उनके प्रति हमें सम्मान का भाव रखना है दिल से। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रभाकर पांडे जी कांग्रेस से हैं, देवकी नंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, संजय राणा जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संजय बेचन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। संजय बेचन जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैंने भावुकता में कुछ ज़्यादा कह दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज भारत के इतिहास के लिए एक बेहद शानदार दिन है और हमें इस दिन पर गर्व करना चाहिए। ब्रिजेश जी, आपने हम लोगों के कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं। आपने सारी बात बहुत ही सारगर्भित तरीके से रखी है। आज एक बार फिर भारत का लोकतंत्र जीता है। अब ये बात इमैटेरियल है कि द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी की प्रत्याशी थी, उनकी विचारधारा क्या थी। आज लोकतंत्र फिर जीता। और आप देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रपति भवन है, जो सत्ता का, भारत की लोकतंत्र की सत्ता का प्रतीक है, जब आप शुरू का इतिहास शुरू से देखेंगे तो एक बड़ी एलिटिस्ट छवि के लोग राष्ट्रपति बनते रहे। राजेंद्र बाबू स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नेता थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप पूरी लिस्ट देखते जाइए। जैल सिंह के समय थोड़ा पद की मर्यादा के बारे में कहा गया कि जैल सिंह चूंकि श्रीमती गांधी के यस मैन थे, वो बने, लेकिन उन्होंने भी बड़ी मर्यादा के साथ राष्ट्रपति भवन के 5 साल निकाले। और आज एक ऐसी महिला राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई है जिसने लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था और आज देश के सबसे बड़े पद के लिए निर्वाचित घोषित हुई है। उनका कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, अकेले उन्होंने संघर्ष किया और इतना आगे बढ़ी। ये भारत के लोकतंत्र की अद्भुत खूबी है। बहुत खुशी है कि बात है कि एक ऐसी महिला जो गांव से निकली और रायसीना हिल्स की गद्दी पर काबिज होने जा रही है। बहुत मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं एक भारतीय के रूप में। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस पद से न्याय करेंगी। आप देखिए, जब वो झारखंड की गवर्नर थी तब भी वो बिल्कुल एकदम इन्वर्टेड, वो सो कॉल्ड बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की, उनका जो राज्यपाल के तौर पे कार्यकाल था वो बड़ा ही अच्छा था। और उन्होंने सरकार की, वो बिल्कुल रबर स्टैंप नहीं थी, उन्होंने सरकार के बिल लौटाए। भाजपा सरकार के ऐसे बिल जो आदिवासी हितों के खिलाफ जा सकते थे, उनको ऐसा लगा, उन्होंने वो बिल वापस कर दिए। तो आप समझिए कि उनमें राजनीतिक सूझबूझ है जी, राजनीतिक साहस भी है, निर्णय लेने की क्षमता भी है। तो एक बार फिर लोकतंत्र जीत गया ब्रजेश जी, और ये बहुत खुशी की बात है। गांव से निकली एक महिला, दलित, वंचित, शोषित समाज की महिला, जिसने अपना राजनीतिक कैरियर बहुत प्रारंभिक
पार्षद से शुरू किया, विधायक रही, मंत्री बनी, राज्यपाल बनी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही और बहुत सरल महिला है, बहुत सरल महिला है। अभी उनके चुनाव के कार्यक्रम जी। अब मेरे साथ प्रभाकर पांडे जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर जी। आप भूल जाइए कि आपने कौन प्रत्याशी उतारा था, किसको नहीं उतारा था, किसको इंडोर्स किया था, किसको नहीं किया था। आज बारी अब द्रौपदी मुर्मू जी की है। वो हमारी अब महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके प्रति सम्मान और उनको बधाई बनती है। नहीं, आदरणीय, फर्श से अर्शता के शीर्षता को प्राप्त करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को सहृदय बधाई मेरा है, बहुत शुभकामना सहित। और बाकी भाई आपका वक्तव्य, आपकी समीक्षा, आपके शब्दों की तीक्ष्णता और शिष्टता, हो सकता है मैं भावुक हो गया हूं, लेकिन मैंने जो बात कही दिल से कही। तो आदरणीय सुने, तो आज जो है उसका घुमक्कड़ प्रहार देखने को नहीं मिला। वो प्रहार जरा कुंद हो गया, घुमक्कड़ता नहीं रही और न तो तीक्ष्णता रही, सिर्फ शिष्टता ही परिलक्षित हुई। आदरणीय, इसके लिए आपको विशेष साधुवाद, बहुत अच्छा लगा। आपके अभिव्यक्ति से मैं आज बहुत अभिभूत हो गया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के संविधान की जो गार्जियन है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं जी। उनके प्रति सदैव मर्यादा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। हमको संस्कार में भारतीयों को यही सिखाया गया है। जी आदरणीय, अब एक सेकेंड, लेकिन पुरी साहब को देखने के बाद थोड़ा सा हमको बोलने की अनुमति जरूर आप। अरे प्लीज, आप इनसे हिसाब सेटल कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जो है पुरी साहब भी बड़ा, इनको घेर लो और इनका जो कर सकते हो कर लो जी। बड़ा इनका भी बड़ा व्यक्तित्व है, कलरफुल टाइप का है, बहुरंगी व्यक्तित्व है। तो आज देख रहे हैं ना चटक मटक कैसे पहने हैं, आज देख ही रहे हैं आप। तो आदरणीय, आप किसी के पहनावे उड़ावे पर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते, ये थोड़ा अनुचित बात है। आप एक अच्छा आदरणीय, अपराध कर दिया तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमको अच्छा लगे ना, उनका पहनावा बड़ा अच्छा लगा और इन लोगों का उसमें विचारधारा, प्रवृत्ति, उनकी चेतना, वो सब उसमें चली आती है। हम बताते तो हैं कि रंग बिरंगा परिधान। फिर आप इनकी दाढ़ी पे सवाल उठाओगे, फिर आप इनके कलर पे सवाल उठाओगे, ये क्या है? नहीं, दाढ़ी तो खैर सामान्य है, कोई उसमें विशेष बदलाव नहीं है, लेकिन परिधान पर मैंने कहा। अब आदमी है क्या कि द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत सम्मान सहित उनको बधाई दे रहा हूँ। एक सवाल करना चाहता हूँ जी। आपकी सारी एकता और सारी ताकत की हवा निकाल दी बीजेपी ने। 65% से ज़्यादा, आई थिंक 69 तक पहुँच जाएंगे ये लोग फाइनल राउंड तक वोट शेयर में। आपकी हवा निकल नहीं, ऐसा है आदरणीय कि ये तो पहले से ही तय था, पहले से तय था। क्यों? क्योंकि आजकल ये हवा दे नहीं रहे हैं, आजकल हवा दे नहीं रहे, हवा ही निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा आपने वाक्य का चयन किया। भारतीय जनता पार्टी गरीब गुरुआ से लेके, सड़क के आदमी से लेके, उच्च पद पर बैठे हुए आसीन सभी लोगों की हवा ही निकाल रहे हैं। और कुछ दिन बाद जब आपको कुछ नहीं दे रहा पांडे जी, तो अब आप मेरी बात से ही बात निकाले ले। नहीं, क्या बताएं, ये हवा ही निकाल रहे हैं। और क्योंकि अरे आपकी निकाली है, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, कांग्रेस की हवा, कांग्रेस एक नैसर्गिक, शाश्वत और विलक्षण प्रतिभा की धनी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो कि अपने चरित्र, चाल और चेहरा में अपने सुविधा के अनुसार बदलाव करे। अगर कांग्रेस का दिशा दृष्टि दायित्व है तो वो हमेशा कायम रहेगी। ये कांग्रेस का सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस। तो ये कौन सा सिद्धांत है कि वो कपड़े किस रंग के पहने, आप उस पर टीका टिप्पणी करेंगे? आदरणीय, सिद्धांत नहीं है। इनको देखने के बाद मुझको रहा नहीं गया कि जरा पुरी जी को। नहीं, ठीक बात है, हिसाब किताब होगा जी। नाहिद लारी खान है मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। नाहिद जी, बहुत शुक्रिया और आपको भी बधाई कि महिला समाज की, वो भी आदिवासी महिला, भारत की राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद, भारत की गद्दी, हिंदुस्तान की बादशाह, बधाई आपको। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने की बहुत बधाई देती हूं और साथ ही देशवासियों को भी बहुत बधाई देती हूं। और आपने भी जितनी बातें की, अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स आपने जितने किए, उसमें बहुत ही सुनहरे शब्दों का आपने प्रयोग किया, इसके लिए आपको भी बहुत बधाई। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ ब्रिजेश जी, विशेषकर मैं गोदी मीडिया, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, गोदी मीडिया के लिए कह रही हूँ और बीजेपी के लोगों के लिए कह रही हूँ। बार बार द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी कह, एक तो वो आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं और दूसरा राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं।
आप ये समझे कि 2017 में संपूर्ण विपक्षी कैंडिडेट थी मीरा कुमार जी, वो आदरणीय, ये एको कर रहा है, इसको ठीक करा जी, दीजिए। अब मैं आप बोलती रहे, मैं वो कराता हूं। देश के वरिष्ठ नेता बाबू जगजीवन राम जी की बेटी थी और लोकसभा स्पीकर भी रही। तब तो विपक्ष ने तो नहीं कहा कि हम दलित समाज से की महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार दे रहे हैं। और अभी आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि हम सबसे छोटे माइनॉरिटी सिख समाज के व्यक्ति को हमने पीएम बनाया है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि पद की भी अपनी गरिमा होती है। और फिर आप ये भी समझे कि बीजेपी की खुद की वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम उमा भारती जी ने कहा कि बार बार बीजेपी जो है द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी कहकर राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से कह रही है और उनके सहित उनके पूरे समाज का अपमानित कर रही है। यहाँ तक उमा भारती जी ने कहा। पर कि मुझे आप एक बात राष्ट्रपति पद जो बताओ है, कि संवैधानिक जो मुखिया विपक्षी होते हैं। एकता थी उत्तर प्रदेश में, वो उसकी भी हवा निकली। वो नहीं बांध सकते हैं। विपक्षी एकता की भी हवा निकली, आपकी पार्टी में जी। भी क्रॉस वोटिंग हुई। नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, अब आप ये समझिए कि सत्ता पक्ष के पास, जो मेरे पास जो मीडिया में भी आया, सत्ता पक्ष के पास 48% वोट थे और विपक्ष के पास 52% वोट थे। अब जिस प्रकार से जो अनेकों विपक्षी दल हैं जिन्होंने जो है समर्थन दिया द्रौपदी मुर्मू जी की, उनकी हम सभी लोग समझ रहे हैं कि उनकी अपनी बड़ी मजबूरियां रही होंगी कि अपने समाज यानी विपक्षी समाज को वोट ना दे, सत्ता पक्ष को वोट दिया, और ये सब भी मजबूरियां सामने आएगी। और बार बार बीजेपी क्या कह रही है, हमने बना दिया आदिवासी समाज की महिला को, हमने बना दिया। अरे भाई, 72% आबादी पिछड़े दलित आदिवासी जो केवल और केवल यही देश के मूलवासी हैं, इनका हक है सर्वोच्च पद से नीचे पद तक सारे पदों पर इनका हक है। और बार बार बीजेपी हम पर, समाजवादी पार्टी पर लालचन लगाती है कि हम सिर्फ पिछड़े दलितों की बात करते हैं। अरे समाजवादी पार्टी पिछड़े दलितों की हक की लड़ाई लड़ती रहेगी, हम उनके लिए लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, कटेंगे भी, जब तक पिछड़े दलितों को सर्वोच्च पद से लेकर सबसे नीचे स्तर तक के पदों पर पिछड़े दलितों को नाकाबिज कर दें। जी, पर इस बहाने आपने ये भी देखा ना कि आपकी अपनी पार्टी का जो अलायंस है वो तक ओम प्रकाश राजभर के साथ टूट गया। उन्होंने क्रॉस वोटिंग, उन्होंने दूसरे प्रत्याशी को द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट किया। नहीं, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी है, ये उनका निर्णय है कि उनको किसको वोट करना है, ये तो उनका निर्णय है। हमारी पार्टी ने संपूर्ण विपक्ष के हमारे जो उम्मीदवार थे आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, वो देश के ज्ञानी राजनीतिक हैं और वो रबर स्टैम्प भी नहीं थे, वो देश के ज्ञानी, देश के विदेश की भी उनको जानकारी। और फिर वो आईएएस थे। जब उन्होंने आईएएस पद से इस्तीफा दिया तब उन्होंने राजनीतिक तौर से संघर्ष किया, तब जाकर वो सत्ता पर बैठे, सत्ता में आए। यहाँ जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, या यहाँ के जो मंत्री हैं AK राय, जो बिजली मंत्री हैं, उनके जैसे नहीं थे कि रात तक जो है यस सर कर रहे थे, सर झुकाए, और सुबह हुए तो मंत्री बन गए। आदरणीय यशवंत सिन्हा जी जो है संघर्ष किया, उनकी जीवन संघर्ष से भरा रहा। थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं संजय राणा जी को डिबेट में आमंत्रित करता हूं, इसके बाद फिर मैं देवकी नंदन जी और फिर लास्ट में अमित पुरी जी। तो संजय राणा जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद डिबेट ज्वाइन करने के लिए। आप जब इस वक्त मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री और भावी राष्ट्रपति स्क्रीन पर मेरे साथ दिख रहे होंगे आपको। ये भारत के लोकतंत्र की साफ खूबसूरती है। देखिए कि एक आदिवासी समाज की महिला, समाज के निचले पायदान की से जुड़ी एक महिला, उसको भारत की सर्वोच्च गद्दी मिलना, यही तो ब्यूटी है साहब अपने लोकतंत्र की। आज हो गया सपना साकार। बिल्कुल सही कहा ब्रजेश जी। नमस्कार आपको मेरी तरफ से, नमस्कार, और हमारे फेलो पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि आज मुझे सपना देखने का पुनः एक ख्वाब आया कि मुझे सपना देखना चाहिए और हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपने देखा होगा एक ऐसा व्यक्ति जो देश की आखिरी पायदान पे, जिसके पास एक झोपड़ा ना हो, आज 100 रूम वाले घर पे रहने वाला है, बंगले में रहने वाला, और महल में रहने वाला है। ये ऐसा है कि हम सबके लिए बड़ा हर्ष का समय है। एक आदिवासी महिला और एक वंचित महिला और एक ऐसा समुदाय जो देश में तकरीबन 70% के ऊपर है, उसका प्रतिनिधित्व कोई करने वाला आ गया है। प्रतिनिधित्व जो 70 साल से मिस हो रहा था वो मिल गया है। अब देखिए, ऐसा होता है कि कटाक्ष तो कोई भी किसी पे कर सकता है, लेकिन हमें समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे मित्र बोले थी, सिर्फ उसके लिए मैं 10 सेकंड लेना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि आप यशवंत सिन्हा जी के बारे में पता नहीं कितना जानती है, कितना नहीं जानती है, लेकिन वो
वो ऐसे कैंडिडेट थे जो अपॉर्चुनिस्ट थे। नंबर 2, वो ऐसे आदमी थे जिसकी विचारधारा के अगेंस्ट हमेशा नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा लड़ते रहे और उनके पार्टी। अरे सर जाने दीजिए, आप राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के खिलाफ क्या बोल रहे हैं सर? हर कहीं तो हमें सम्मान सर रखना पड़ेगा, कुछ बातें सर पी जानी चाहिए डेमोक्रेसी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें हमें इस समय मत बुरा बोलिए सर, आज तो जश्न का दिन है सर, आज डेमोक्रेसी जीती है सर। ब्रजेश जी, मैं बिल्कुल हर्ष का दिन मैं बोल तो रहा हूँ कि बड़ी खुशी की बात है। हमने बोला अपने पहले वक्तव्य में कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी आज हुई कि मुझे सपने देखने के लिए प्रेरित करने लगा है कि मुझे भी सपने देखने चाहिए, और देशवासी हर जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, उसको भी सपने देखने चाहिए, और सपना पूरा हो रहा है देश में। देखिए ऐसा एक उनका अगर आप जीवन देखेंगे, उनकी जीवनी देखेंगे, किस तरह से कहां से कितने कष्टों के साथ होके गुजरी है, और अब जब सारे कष्ट उनके जीवन में, तभी उनको एक गवर्नर का पद भी मिला था 2015 में। उसके बाद उन्होंने किस तरह अपने पद का निर्वाह किया, तो हमें एक सौम्यता, एक सहनशीलता और व्यक्तित्व का नजर आता है द्रौपदी मुर्मू जी के उसमें। ऐसा नहीं कि वो साधारण महिला है, अतः साधारण महिला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो महिला के रूप में, महिला ऐसे भी बहुत ही उसके अंदर एक ऐसे ताकत होती है जो आम पुरुषों में नहीं होती है। वो व्यक्तित्व ही अलग है। एक तरह से हमारे देश कह सकती है कि ऐसी महिला जो रिप्रेजेंट करने वाली है वर्ल्ड को, ये भारत का चेहरा होने वाली है, भारत को रिप्रेजेंट करेंगी वर्ल्ड लेवल सर। पे। हर आदमी में कुछ खास होता है, हर आदमी ऑर्डिनरी पैदा होता है, पर उसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है, और द्रौपदी मुर्मू जी जैसी सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला। आपने जो स्टार्टिंग में जो शब्दों का उपयोग किया था, हम लोग को शब्द विहीन कर दिया था, मैं तो बोल सकता हूँ शब्द विहीन कर दिया था। देखिए हम लोग को पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके, पार्टी और पंथ से ऊपर हट करके जो चीजें हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए, और तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। आज वो हमारी प्रेसिडेंट है और राष्ट्रपति है, ना कि किसी पार्टी की। तो हम किसी भी पार्टी को, कोई सर जिंदगी में किसी के प्रति तो समर्पण का भाव होना चाहिए, और हर भारतीय को राष्ट्रपति के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए सर। बिल्कुल ब्रजेश जी, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी ऐसे पद पे बैठा हो व्यक्ति, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है, देश की धरोहर होता है। जो राष्ट्रपति हो, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं देवकीनंदन मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकीनंदन जी, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए द्रौपदी मुर्मू का भारत की राष्ट्रपति बनना, इसको आप किस तरह से इसका आकलन करना चाहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, जो भारत की डेमोक्रेसी है वो हमेशा से इतिहास रचती रही है। आपने आपने जो इंट्रो में कहा कि एक बार इतिहास रच दिया, बिल्कुल इतिहास रच दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती हैं। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति के पद पर इससे पहले जो साहब थे वो भी दलित समाज से आते थे। कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते थे। तो दलित समाज हुआ, इससे पहले भी दलित समाज के राष्ट्रपति हुए हैं हमारे देश में, 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का जो इतिहास रहा है, एक बहुत निचले पद से ऊपर उठ करके यहाँ तक पहुंची हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी इसका बड़ा ख्याल रखती है। ये एक अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को ध्यान में रखती है कि हम किसको बना रहे हैं, वो जातियों पर विशेष ध्यान देती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, जो बात अभी नाहिदा जी कह रही थी कि उमा भारती ने स्टेटमेंट दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के खुद नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का पद राजनीतिक नहीं होता है, लेकिन उसका चुनाव राजनीतिक तरीके से होता है। आज जब उनका चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की वो कैंडिडेट थी, इस वजह से चुनाव जीती हैं। अगर वो विपक्ष की कैंडिडेट होती, कांग्रेस की कैंडिडेट होती, जैसे यशवंत सिन्हा जी थे, तो शायद चुनाव हार गई होती। तो इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखना ही होगा। भले वो आज पद पर बैठ गई हैं, अब राष्ट्रपति बन गई हैं, अब उनको ये देखना होगा कि हम इस पद पर बैठ करके क्या राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत गरिमामय पद है और बहुत सर, मैं तो कहता हूं कि अभी मोदी जी पहुंचे बधाई देने, अपोजिशन को भी चाहिए कि जाएं और बधाई दें। नहीं, बिल्कुल वो देंगे, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्रपति बिल्कुल देंगे, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, देना चाहिए और देंगे भी, क्योंकि राष्ट्रपति होता है, वो सबका होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पद पर बैठने के बाद अब असली परीक्षा द्रौपदी मुर्मू जी की शुरू होगी। करेक्ट। कि इससे पहले के जो राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने क्या दलितों के जीवन में योगदान किया, क्या देश के लोगों के लिए योगदान किया,
क्या देश में उनके 5 साल राष्ट्रपति बनने के बाद देश में क्या बदलाव आया, इस पर भी हमको चर्चा जरूर करनी होगी। और यही सवाल 5 साल बाद हम एक बार फिर द्रौपदी मुर्मू जी के लिए भी लेकर के आएंगे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति की कैंडिडेट घोषित हुई, आपने ध्यान होगा कि एक खबर आई कि उनके गांव में बिजली नहीं थी। जिस दिन वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी, उस दिन उनके गांव में बिजली पहुंची, जबकि वो प्रधान सभासद से लेकर के गवर्नर तक पद पर पहुंच गई और अपने गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाई। जब वो राष्ट्रपति कैंडिडेट घोषित हो गई, तब उनके गांव में बिजली पहुंचाई गई। ये अखबारों में छपा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो सवाल ये उठता है कि हम कितना, अब जिम्मेदारियों के निर्वहन का मसला है, और जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें कई पार्टियों के लोग सत्ता में रहते हैं, कुछ विपक्ष में रहते हैं। सबको एक साथ लेकर के चलना और सही बात करना, जो संविधान सम्मत हो वो बात करना बहुत शुक्रिया आपका बहुत जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया। अमित पुरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अमित जी, एक तो बधाई कि द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीती और अब भारत की राष्ट्रपति 15वीं बनने जा रही हैं। दूसरा, इसका आकलन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से करती है, और तीसरा, पावर तो दिखा दिया आपने अपनी। ब्रिजेश जी, मैं तीनों बातों का एक एक करके उत्तर देता हूं। आपके सम्मानित चैनल, देखो भाई, मेरा क्या मानना है, शक्ति हो तो उसका प्रदर्शन करना चाहिए। नहीं ठीक है तो आपने किया। आपके सम्मानित, जिसके पास ताकत हो प्रदर्शन करो, तब मानी जाएगी कि है। आपके ये हमारे यहाँ कल्चर है। जी, चलिए मैं कहता हूँ, बंदूक है तो फायर करो छत पे आके, तब पता चलेगा कि बंदूक है घर पे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश की आधी आबादी, वंचितों और शोषितों के साझे सरोकारों का सम्मान आज के दिन हुआ। इसके लिए आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं देश के 135 करोड़ जनता को बधाई देता हूं, इसलिए कि उसकी ही ताकत से, लोकतंत्र के गर्भ से ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकले थे, जिन्होंने आज महामहिम राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की भूमिका अदा की है। तो कहीं साझा सरोकार सबका था इस पूरी यात्रा को रायसीना हिल तक पहुंचाने में। मैं आज के दिन ऐसा मानता था कि परसंताप का वातावरण नहीं होगा। नहीं, मोटा मोटी नहीं हुआ। हाँ, अब आप परसंताप फैलाना चाहो तो अलग विषय। नहीं, मैं परसंताप क्यों फैलाता? नहीं, पाणे जी रुक जाओ। नहीं, एक मिनट। अब रंग को लेकर कोई टीका टिप्पणी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, इसलिए कि कांग्रेस से आनी थी। भगवे को आतंकवाद का प्रतीक मानने वालों ने इतनी ही कृपा कर दी कि मुझे आतंकवादी नहीं कहा। नहीं कह सकते थे, कोई बात नहीं है, सम्मान है उसका भी। लेकिन मैं जिस गंभीर मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता था, मैं ठीक है राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन एक गंभीर विषय मेरे दिमाग में था जी। 1967 में इस देश में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन और आज जब महामहिम राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्याशिता आई यशवंत सिन्हा जी की, तो मैंने दोनों में एक साम्य खोजने की कोशिश की कि इतिहास कैसे अपने को दोहराता है। जब गैर कांग्रेसवाद की लड़ाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश से लेकर के 77 तक देश के प्रधानमंत्री के पद तक गैर कांग्रेसवाद की बुनियाद को किसी कांग्रेसी नहीं रखा। वो प्रयोग सफल नहीं रहे, ये अलग विषय, चाहे मोरारजी भाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह हो। लेकिन आज जब विपक्ष ने इतिहास से नसीहत नहीं ली तो उसने गैर भाजपावाद की शुरुआत भी एक पुराने भाजपाई से ही कर डाली, जिनकी सारी नीतियों को लेकर के समय समय पर विपक्ष ने इतने श्वेत पत्र जारी किए। अरे छोड़िए ना, आप कहाँ, आज तो मतलब गर्व का दिन है, आप कहाँ ये। नहीं, हम तो वितंडा भूल जाइए कौन किसका कैंडिडेट था। हमने कहा भी नहीं, मैंने एक बड़ी बहस को रेखांकित किया कि गैर भाजपावाद भी उसी रास्ते पे है जिस रास्ते पर गैर कांग्रेसवाद था। वो प्रयोग भी सफल नहीं हुआ था और यह प्रयोग भी सफल नहीं होगा। कपड़ा देख के आप भी पहचान, तो इन्होंने आपको पहचान लिया तो इतना तिलमिला क्यों गए आप? नहीं, वो प्रभाकर है और प्रभाकर की प्रभा किस पे आ जाए, प्रतिभा किस पे आ जाए, मेधा किस पे आ जाए, आज तो आप पे आइए, वो एक अलग विषय। हाँ, आपने ये कहा कि आज ताकत दिखाने का दिन था, तो मैंने बताया ताकत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ताकत थी आधी आबादी की, शोषितों की, वंचितों की, अभिप्साओं की,
वो आज रायसीना हिल तक पहुंची है और उस ताकत के लिए 135 करोड़ का भारत समवेत स्वर में जय हो जय हो जय हो का उद्घोष कर रहा है। वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भाई वीरेन जी, आज तो बड़ा ऐतिहासिक दिन है और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं। 3 चक्र के तक परिणाम आ चुके हैं और वो मोर देन 50% वोट शेयर उनका हो चुका है और जीत की औपचारिकता महज बाकी है। विपक्ष की तो हवा निकल गई एकदम। बिल्कुल, देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहा जाता है, उसका राष्ट्रपति बनना गौरव की बात है और बड़ी प्रतीक्षा और उम्मीद रहती है लोगों को कि कौन बनेगा। एक नाम आया ऐसा जिसको लोग जानते नहीं थे, बीजेपी ने उनको आज राष्ट्रपति बना दिया देश का चुनाव लड़ाकर। वो बड़े अंतर से चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही हैं। 70% के लगभग उनको वोट मिलने के आसार हैं। और ये भी सही है कि सब लोग जानते थे कि एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन विपक्ष ने अपना प्रत्याशी लड़ाया और एकदम मैदान खाली नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात संयोग है और बीजेपी की कहा जाए खूबी भी है कि मोदी सरकार की, कि बीजेपी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब भी बनाया ज़्यादातर राज्यपाल से ही चुन के बनाया। पहले रामनाथ कोविंद जी भी पहले राज्यपाल थे, फिर द्रौपदी मुर्मू, फिर वो भी राज्यपाल थी। अब जगदीप धनखड़ भी आए हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो भी राज्यपाल रहे हैं। और संयोग ये भी है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये इलाका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दे रहा है लगातार। हालांकि कोविंद जी यूपी से थे, लेकिन वो राज्यपाल बिहार के थे। तो ये बड़ा संयोग है कि मोदी ने 2 राष्ट्रपति बनाए और दोनों राज्यपाल रह चुके लोगों को बनाया। और समाज के निचला तबका जिनको माना गया कि वो आखिरी पायदान पर हैं, सबसे कमज़ोर समाज से आते हैं इस देश में, उनके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई। उन पर नरेंद्र मोदी ने उनको लाकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया। हालांकि मार्गदर्शक मंडल ये उम्मीद कर रहा था कि शायद उसका नंबर आ जाए और बड़े बड़े उम्मीद और मंसूबे लोगों के थे, लेकिन दिल के अरमा सब आंसुओं में बहते रहे, नए नए नाम आते रहे। तो आज बीजेपी ने चुनाव जीत लिया और चुनाव जीतना उसके लिए बहुत आसान सा होता जा रहा है। इस देश में जो भी चुनाव लड़ती है बीजेपी जीतती है। राष्ट्रपति का चुनाव जीती है आज। अब उसको अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ के देख लेना चाहिए कि उसका पकड़ने वाला कोई है नहीं देश में, तो चुनाव लड़े बिना भी बहुत सारे लोग हार मान लेंगे। एक बात और आती है, हम यूपी जैसे राज्य में जहां बीजेपी को मजबूत विपक्ष मिला है, वहां भी बहुत टूट फूट हो गई। राजभर टूट गए, शिवपाल टूट गए, राजा भैया वोट दे आए और तमाम सारे लोग। बचा कौन? खाली समाजवादी, आरएलडी और कांग्रेस। मायावती भी चली गई, सब द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। तो ये तो देश के राष्ट्रपति का चुनाव अगर सर्वसम्मत से भी होता तो भी अच्छा था, क्योंकि विपक्ष को पास वोट बहुत कम है। ब्रजेश जी, हम लोग जिस समाज में हैं वहाँ गीता में लिखा गया कि कर्म प्रधान है, लेकिन आज वर्तमान राष्ट्रपति के चयन पर यह दर्शाता है कि कर्म से भी आगे किस्मत चलती है। और किस्मत ने जो लोग अंधेरों में पड़े हुए थे, दूर सुदूर गांवों में, जो इस देश के कोने में जहां रोशनी की किरण कम पहुंचती थी विकास की, वो आज देश के सर्वोच्च पद पर आकर आसीन हो गए जी। तो ये किस्मत का भी खेल है। कर्म तो जो था वो था ही। और कुल मिलाकर यह है कि तमाम विपक्षी सांसदों ने, विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। हाँ, गैर एनडीए के 92 वोट्स मिले हैं सांसदों के, जो गैर एनडीए है। कुछ तो बीजेपी के ईडी और सीबीआई डर से कर गए होंगे और कुछ प्रेम मोहब्बत में भी कर गए होंगे कि भाई इस बहती गंगा में हम भी अपना योगदान दे दें। जब द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत ही रही हैं तो दे दो। जब शिवसेना के पार्टी टूट गई, सत्ता चली गई, तब भी द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की मजबूरी है, दिया उन्होंने। तो ये तो सब चमत्कार बीजेपी के पास हमेशा रहा है और अभी तो उसका
निष्कंटक राज चल रहा है। अभी हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी तीसरा राष्ट्रपति भी बनाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो 2024 का चुनाव आ रहा है, लेकिन जो भी व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, बुलंदियों पर पहुंचते हैं, वो कोई एक दिन में हासिल नहीं होती है। जीवन एक बहुत सतत और लंबी प्रक्रिया का नाम है। जो लोग तरक्की और सीढ़ियां चढ़ते हैं, उन्होंने बड़े कष्ट भी झेले होते हैं। द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंची हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढो, मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में रहता हूँ। जिसने इस देश का संविधान बनाया, उसने इस आम आदमी को, गरीब आदमी को, सबको ये ताकत दी कि कोई कहीं भी किसी पद पर आ सकता है। और संयोग है कि बीजेपी ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। हालांकि जब कुछ और लोग आते थे तो लोग कहते कि रबर स्टैंप बनाए जा रहे हैं, कोई कहता था कि वो उनके घर में खाना बनाते थे, तमाम सारे पदों पर आरोप लगने लगे। अब वो सब बातें पुरानी रही, कभी कभी याद आता है ऐसे मौके पर। कुल मिलाकर यह है कि दिल जीतने का मकसद रखिए, बाकी तो दुनिया जीतकर सिकंदर भी खाली हाथ गया था। वाह, क्या बात कही वीरेंद्र। आज इस वक्त में द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव भी जीता है, दिल भी जीता है, और इस देश के जनमानस का वो प्रतिनिधित्व करने के लिए खाली हाथ ही जाना है। कोई चेक लेके नहीं जाता साहब। नहीं, कोई लेके नहीं जाता। ये तो देखिए अटल जी की परंपरा के लोग हैं पुरी साहब, फकीरों की विचारधारा रखने वाली पार्टी के लोग हैं। सिकंदर जब मरा तो उसने कहा जिस रास्ते मेरा जनाजा निकले दौलत बिछा देना मेरी, और सबको बता देना मैं खाली हाथ गया। ये पोरू का देश है, इससे ज्यादा कौन इस बात को जान सकता है। वीरेंद्र जी पोरू का देश है। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि जिसने भी संघर्ष किया, संघर्ष के समय हर व्यक्ति अकेला रहा। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में बड़े सारे संघर्ष किए और वो बड़े पदों तक पहुंची, आज राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। लेकिन जब आदमी जीत जाता है, जब सफल हो जाता है, तो आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा जनसैलाब उनके साथ उमड़ा है। तो सफलता अपने साथ जनसैलाब लेकर आती है। द्रौपदी मुर्मू भी उसकी अपवाद नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपमान सहे हैं उन्होंने ही जीवन में तरक्कियां की हैं, ये भी सही है। जिन्होंने पीड़ा झेली है, कष्ट सहे हैं, वो लोग आगे बढ़े हैं। हमारा देश ऐसे रहा है, हम लोग खेती किसानी वाले लोग रहे हैं। आज द्रौपदी मुर्मू की जीत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उनका सम्मान करना चाहिए। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिंदगी की राह में ऐसे मकाम आने लगे और छोड़ दी मंजिल तो मंजिलों के पयाम आने लगे। और एक जमाना था कि अपने भी चुराते थे नजर, अब आज अजनबियों की महफिल से भी सलाम आने लगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा का प्रश्न पूछा कि देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, इससे क्या बीजेपी के पक्ष में क्या कोई संदेश जाएगा? तो प्रहलाद सिंह लिखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पूरे देश में समानता और समरसता का संदेश जाएगा। पूजा सिंह लिखती हैं कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, जो एक शानदार इतिहास है और इसमें बीजेपी को भी शानदार जीत मिली हुई है। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संजय बेचन जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर ये बताओ, बीजेपी ने तो अपनी ताकत दिखा दी सर, शक्ति है उनके पास, इसका खुलकर प्रदर्शन किया। एस्टीमेट जो अब तक आ रहे हैं एक्सपेक्टेड है, अभी तो फाइनल काउंटिंग का औपचारिकता बाकी है, पर नॉट लेस देन 65%, 70 भी हो सकता है सर। देखिए ब्रजेश जी, ये शुरू में जो लग रहा था ये मुकाबला बहुत बराबरी का लग रहा था कि बहुत बराबरी का मुकाबला होगा। बीजेपी के पास वोट ज़्यादा हैं, लेकिन विपक्ष भी बहुत मजबूत दिख रहा था। लेकिन बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी की घोषणा करके सारा खेल पलट दिया, और वो लोग जिनके बारे में बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ती अगर कोई और कैंडिडेट होता, वो लोग, उन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया। जैसे सबसे पहले नवीन बाबू ने कर दिया, उसके बाद जो बीजेपी के एलआई हैं नीतीश कुमार, जो हमेशा बीजेपी की धारा के खिलाफ जाकर वोट करते थे, कोविड के समय भी उन्होंने दूसरे पक्ष का समर्थन किया था।
फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। फिर जो कांग्रेस की एक एलआई है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ गई। तो धीरे धीरे समीकरण बदल गए। बीजेपी ने एक ऐसा तुरुप का पत्ता चला, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसके आगे विपक्षी एकता धरी की धरी रह गई। और स्थिति, और जो यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी थी, यशवंत सिन्हा के पीछे लोग तो थे लेकिन वो मन से नहीं थे। जो आप देखेंगे अगर यशवंत सिन्हा के लिए जो लॉबिंग हो रही थी, पूरा कैंपेन बिखरा हुआ था उनका, बिखरा हुआ। दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव दिखेगा। सर बेमन से ममता थी, भी उनके साथ बीजू जनता दल साथ नहीं खड़ी। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी अलग थे, तेलंगाना की अलग स्थिति थी सर। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों अलग स्थिति थी। ममता बनर्जी तेलंगाना वाले ही, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि सिर्फ एक तेलंगाना वाले ही बहुत प्राणपण से उनके साथ थे। ममता बनर्जी भी उनके साथ उस रिजॉल्व के साथ खड़ी नहीं दिखी। और जो विपक्ष के दो बड़े चेहरे जिनके नाम पर पहले विचार हुआ, जो राजनीति के दो बड़े धुरंधर थे, शायद उन्होंने इस समीकरण को समझा और नकार दिया। शरद पवार ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, अभी मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहूंगा। फारूक अब्दुल्ला ने मना किया। तो एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में यशवंत सिन्हा का नाम आया। और इसके पीछे जो एक गैर मोदी, गैर भाजपा विपक्ष का एकीकरण होता दिख रहा था, वो एकीकरण हुआ नहीं। तो बीजेपी ने न सिर्फ मास्टर स्ट्रोक खेला बल्कि सारे राजनीतिक समीकरण पलट दिया। आपने ठीक कहा, शक्ति हो तो दिखानी चाहिए। उन्होंने शक्ति दिखाई और ऐसा मूव किया कि उनके जो एडवर्सरीज थे, जेएमएम जैसा एडवर्सरीज, शिवसेना जैसा एडवर्सरी, उनके पक्ष में आके खड़ा हो गया, मजबूर हो गया। मतलब वो इस नाम में इतना दम था। और सच बात यह है, आपने कहा, बाकी सब लोगों ने भी कहा कि इस देश का संविधान इस देश के आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी सपना देखने की इजाजत देता है और वो सपने पूरे होते हैं। सर इस देश का संविधान हिंदुस्तान के आम आदमी को जीवंत बादशाह बना सकता है सर, राजा बना सकता है। जी और देखिए ना ब्रजेश जी, द्रौपदी ये सीख और सबक मिलता है। कहां से चल के कहां पहुंच गई। कोई भी पहुंच, रायपुरगंज से रायसीना हिल्स। वाह, क्या आप देखिए ना, ये तो मतलब कि मैं तो नमन करता हूं। देखिए अभी मैं डिबेट ही कर रहा था और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सबको मिलकर चुनाव को उन्हें बधाई देना चाहिए। तो अभी मेरे सामने राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, वो तो सबके ट्वीट्स आ गए और सबने उन्हें कांग्रेचुलेट किया है। भाई ये अपोजिशन की खूबसूरती आप देखिए। बिल्कुल आपने सही कहा, यही भाव होना चाहिए जी। और यही भाव भारत की ताकत का प्रतीक है। और आप देखिए ना, अब इन लोगों को जो उनके खिलाफ थे वो भी अब अपनी शिकायतें लेकर उनके पास जाएंगे। अगर उनको सरकार से, प्रधानमंत्री से, व्यवस्था से, तो सुनवाई तो द्रौपदी मुर्मू के यहाँ ही होगी। करेक्ट बात। तो एक चीज तो बड़ी अजीब प्रभाकर पांडे है। और मैं आज भारत के लोकतंत्र को फिर नमन करता हूँ। बहुत जी सर, थैंक यू सर। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ द्रौपदी मुर्मू जी को। तो आपकी एकता कैसे बिखर गई भाई पांडे जी, प्रभाकर पांडे जी? आदरणीय, ऐसा है कि हमारी एकता पर बड़ा सचेष्ट हो गया। और संजय बेचन जी ने सही कहा कि नहीं, आप लोग मन से नहीं लड़ रहे थे। बिल्कुल मन से, बिल्कुल नहीं। हमको तो, मैं तो इस पर मैं विस्मय की स्थिति में हूँ कि हमारी एकता पर बड़ा आप गंभीर हो गए हैं। इस पर मैं बड़ा विस्मय की स्थिति में हूँ मैं। अच्छा। और मैं गंभीर, हम पे भी तीर मार रहे हैं जी। और आदरणीय, मैं गंभीर हूँ भारतीय जनता पार्टी के, भाई द्रौपदी मुर्मू जी का जो भी सम्मान अपने मुखारबिंदु, आपके नेता ने बधाई दी भाई। अरे बिल्कुल, वो आई अप्रिशिएट, अच्छी बात है। तो आदरणीय, शिष्टाचार अगर परिभाषित होता है तो कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ पुरी जी के साथ अशिष्टता परिभाषित होता है। पुरी जी के साथ? हाँ, अरे पुरी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठन के साथ मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं इस मुद्दे पर कि द्रौपदी मुर्मू जी, भारतीय जनता पार्टी, इसमें कुत्सित राजनीति आपको दिखाई दी कि नहीं? इसमें एक कई कुत्सित राजनीति, इनको द्रौपदी मुर्मू नामक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाए, इस बात से इनको कोई मतलब नहीं। सिर्फ जो है आदिवासी वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम प्रपोज किया। और आदिवासी वोट बैंक के खातिर ही
झारखंड मुक्त मोर्चा हो, नवीन पटनायक हो, सब इनके साथ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई कि अगर इनका नाम प्रस्तावित मैं कर दूँ, हमारे संगठन द्वारा कर दिया जाएगा, तो इनको और भी जो इनके कांग्रेस के जैसे कि ममता बनर्जी को इंटरेस्ट नहीं है आदिवासी वोट के लिए। आदिवासी वोट सर आज तो उन्होंने मार्केट हलवा आपके कैंडिडेट से अलग हो गई, तो उन्होंने मना कर दिया कि आदरणीय सुने, तो ममता बनर्जी यशवंत सिन्हा को नहीं चाहती थी, मैं कुछ इस टाइप के बयान उनका मैं सुन रहा हूँ लगातार, नहीं तो ममता बनर्जी कोई दूसरा अगर प्रत्याशी होता भाजपा की तरफ से तो यह कतई नहीं बात कहती और पूरा हम लोग यूनाइट हो जाते। लेकिन सिर्फ इनकी वोट की राजनीति का ये परिणति है, यह प्रतिफल है। द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बना है, हर्ष का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो छद्म वाली चाल है इससे हमको पीड़ा। सर आप ममता बनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते सर, संघर्ष, त्याग, लड़ना, फाइटिंग। सर दुनिया की हर ताकत के खिलाफ उस महिला ने पश्चिम बंगाल की गद्दी पर फिर से कब्जा कर लिया। अच्छा, और कोई कुछ नहीं कर पाया सर। ठीक है, आप सब लोग औंधे मुंह गिर गए। नहीं ममता बनर्जी, लेकिन सारी ताकतों को हरा कर बंगाल की गद्दी कब्जा, लेकिन वह जान लीजिए ममता बनर्जी की वह नहीं हरा पाए सर। नहीं, ममता बनर्जी की वह ऊर्जा कांग्रेस द्वारा पोषित, अब ये ना कहो कि सब आप ही के घर से, यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हो और कांग्रेस के द्वारा उनकी ऊर्जा ऊर्जान्वित हुई और यहाँ तक पहुंची हो, ये कांग्रेस की देन है। कोई बात नहीं सर, जो लोग इतिहास में जीते हैं उनको मैं क्या बोलूं। नहीं अतीत जी नहीं, यही तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भूत वर्तमान भविष्य कोई मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए तीनों से मतलब। सर जो इतिहास की बात करते हैं ना, उनके पास वर्तमान और भविष्य में बताने के लिए कुछ नहीं होता। सर आप नोट कर लेना, मैं आपको कोई डिमोरलाइज नहीं कर रहा। मैं नाहिद लारी खान जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। नाहिद जी, विपक्षी एकता कैसे टूटी? नहीं, वो तो ब्रिजेश जी मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस प्रकार से कुछ विपक्षी दलों ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया, तो निश्चित रूप से उनकी अपनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि अपने समाज यानी विपक्षी समाज को वोट ना दे, उन्होंने सत्ता पक्ष को वोट दिया। और ये सारी मजबूरियां भी कुछ दिन के बाद आपके समक्ष आ जाएंगी। मैं अभी सुन रही थी अमित पुरी जी को, वो 1977 की बात कर रहे थे। दरअसल जिस प्रकार का अहंकार भारतीय जनता पार्टी में है इस वक्त, इसी प्रकार का अहंकार एक जमाने में कांग्रेस में भी था। और उस वक्त भी गोदी मीडिया, कांग्रेस जिस प्रकार से इमरजेंसी लेकर आई या जन विरोधी नीतियां लेकर आती थी, तो गोदी मीडिया भी उस वक्त वाह 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 कांग्रेस की करती थी। जिस प्रकार से आज बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को लेकर गोदी मीडिया वाह वाह करती है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे किसी का भी हो, मैडम गाली मीडिया कोई खानी का मिसमैनेजमेंट, गाली खाने के लिए एक कम्युनिटी परमानेंट खड़ी है। देवकी जी देखो बैठे बैठे गाली खा रहे हैं। नहीं मीडिया इसीलिए बना हुआ है। क्या हुआ कांग्रेस के अहंकार धराशायी हुआ। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। संजय राणा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि विपक्ष की एकता टूटने का कारण क्या सिर्फ कैंडिडेचर है या फिर बीजेपी का अपना शानदार शक्ति प्रदर्शन? संजय राणा जी। देखिए ब्रिजेश, मैं 2-3 तथ्यों को रखना चाहूंगा और मैं चाहता हूँ, बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, बड़ा मजा आ रहा था इसको करने में। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेसिडेंट साहब का चुनाव जब हुआ तो उसके पहले से अपनी तैयारी चालू कर दी। उनको अच्छी तरह पता थी कि 48% उनके हक में है और तकरीबन 2% और चाहिए कि विनिंग बनाने के लिए। और एक उन्होंने क्या किया था, बीजेडी, बीजू जनता दल और वाईएसआर से ऑलरेडी उन्होंने बात करना चालू कर दिया था, बात हो चुकी थी और उसके बाद कैंडिडेट का ऐलान हुआ। देखिए बीजू जनता दल और वाईएसआर के अगर परसेंटेज को मिलाएंगे तकरीबन 7% उनके वोट होते हैं, 48, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी वहां पे बन गई थी। नंबर 1। नंबर 2 ब्रिजेश जी, मैं बड़ा ही मुखर होकर और अच्छे से बोलना चाहता हूं आपके सामने कि मैंने जिस दिन चुनाव हो रहा था, चुनाव के एक दिन पहले मैंने बोला था अपने टीवी डिबेट में कि 65 से 70% वोट मिलेगा मुर्मू जी को, और वो आज मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा कारण क्या, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े स्ट्रेटेजिक मूव कर रही है। जैसे मैं एक चीज 2-3 बातें रखना चाहता हूं जो उसमें हो सकता है कि समझ में आए कि उनकी प्लानिंग कैसे चलती है। देखिए आज जीतने के बाद तकरीबन 1,30,000 जो आदिवासी गांव है वहां पे इवेंट कराने वाले हैं। ये हो गया पोस्ट। प्री में क्या कर रहे थे, प्री में उन्होंने ऑलरेडी छोटी छोटी पार्टियों को, जीएमएम को ऐसे नहीं, जीएमएम इसलिए नहीं आया था इनके साथ समझौता करने के लिए या वोट डालने के लिए कि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं था। उनको कहीं ना कहीं एक डर था कि एक आदिवासी का चेहरा भी है, दूसरा उनको एक डर था कि उनकी सरकार जा रही है, तो ये तीसरा पक्ष था। उन्होंने, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कैसे तोड़ा। महाराष्ट्र में ऑलरेडी शिंदे के साथ सारे एमपी आ गए थे और सारा का सारा वोट परसेंटेज उनकी तरफ मूव हो रहा था।
चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्षी एकता, विपक्षियों में अगर आपने देखा होगा कि तकरीबन 24% जो यूपीए के साथ है, बाकी सब मिलाकर के 38% मिल रहे थे। कई ग्रुप ना एनडीए में है ना यूपीए में है, वो विपक्षियों को अलग कर देता, तकरीबन 38% है, इंडिपेंडेंट कह सकते हैं उनको। तो जो 38% है उसमें भी कैसे बंटवारा हुआ, बंटवारा क्या, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो अपना हित पहले देखती है और बाद में देखती है कि जो आह्वान कर रही है। लेकिन प्लानिंग शानदार थी सर, जब आपके पास ताकत हो तो उसका प्रदर्शन ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल जैसे बीजेपी ने किया। बिल्कुल प्लानिंग देखिए सर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज और रखना चाहता हूँ। 2024 का देखिए, 2024 की प्लानिंग आज से चालू करती है। और इतिहास तो जीतने वालों का लिखा जाता है, हारने वालों को तो इतिहास कैसे लिखता है ये अलग बात है, पर असली इतिहास तो जीतने वालों का है। 1,25,000 बूथ की तैयारी कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर फोकस करना चालू कर लिया। विपक्षी पार्टी आज अपने ही अंतर्द्वंद में। थैंक यू संजय जी, शुक्रिया आपका। मैं देवकी नंदन जी को आमंत्रित करता हूं। विपक्ष की प्लानिंग में कहाँ गड़बड़ी होगी, रणनीतिक विफलता कैसे हो गई देवकी जी? देखिए क्या है कि जो अभी इससे पहले जो संजय राणा साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी इसको कहती भी है कि वो परमानेंट चुनावी मोड में रहती है, चाहे वो चुनाव प्रधान का हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, लोकसभा का, विधानसभा का या राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव का नज़दीक, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही थी, बीजेपी इसको लेकर के चिंतित थी कि हम किस कैंडिडेट को उतारते हैं जिससे हम विपक्ष में सेंध लगा सकें, क्योंकि 48% वोट ही भारतीय जनता पार्टी के पास था, 52% विपक्ष के पास था। अगर विपक्षी एकता होती, अगर द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट नहीं होती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को जो अभी सर 20% ज्यादा जोड़ लिया है सर, अपने साथ जोड़ लिया। वो इस वजह से 20%। वो इस वजह से जोड़ लिया क्योंकि वोटों का नहीं वो जोड़ा इस वजह से क्योंकि वोटों का डर सबको है। दो पर फोकस सबका है, एक तो वोटों का सर या कुछ और भी नहीं, ईडी और सीबीआई वो सब तो अलग चीज है, वो तो डर बना हुआ है। जैसे शिवसेना के लोग तो ईडी सीबीआई की वजह से आए, लेकिन नवीन पटनायक, देखिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, क्योंकि नवीन पटनायक के इलाके में जो उड़ीसा है, भारतीय जनता पार्टी वहां कदम रख नहीं पा रही है। पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी ठीक से कदम नहीं रख पा रही है। झारखंड हुआ, झारखंड में भी जो भी आदिवासी इलाके हैं, मध्य प्रदेश में भी आदिवासी कांग्रेस को वोट करता है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा है, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ खड़ा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ खड़ा होता है। इसी तरीके से जो आदिवासी है, उन आदिवासियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाने के लिए ऐसा किया। लेकिन एक बात मैं फिर आपसे कहता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि इस 60-70% वोट भारतीय जनता पार्टी ने यहां हासिल कर रही है तो लोकसभा में भी ये समीकरण उसका गड़बड़ाएगा। थैंक यू सर, आप सबका मैं बहुत आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। और भारत के आमजन को भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आज भारत को उनकी 15वीं राष्ट्रपति एक गौरवशाली इतिहास के साथ द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिली है। और आप सबको बधाई, अभिनंदन, धन्यवाद।